हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्वती प्रसाद एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ पार्थ एकेडमी के चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए आपने वो ज़रूर देखे होंगे और उससे कुछ ना कुछ तो आपने अपने लिए नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा स्टूडेंट्स तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा अपने आप से, जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और जब टीचर्स आपको पूछेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आंसर देने में। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th के साइंस का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का जो पार्ट 5th है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पार्ट 4 में ऑलरेडी 3 ऑर्गेनेल्स दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है। अब आगे के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं और कुछ सिंपल ऑर्गेनेल्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके बाद वो क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला ऑर्गेनेल स्टूडेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। सी दिस इज आवर सेल। यहाँ पे प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ये वाला पार्ट है, जो रेड वाला ऑर्गेनेल है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा इन डेप्थ हमने इसमें देखा है। यहाँ पे ये जो है डबल लेयर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक आउटर लेयर है जिसका आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये होता है इनर मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये सीधे सीधे समझ में आ जाएगा स्टूडेंट कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फोल्डेड होता है। तो ये जो फोल्ड्स हैं इसको ही हम क्रिस्टे कहते हैं, और जो इसके इनर पोर्शन है, ये इनर पोर्शन को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारा ये इनर पार्ट है ना, इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टे, इसी सरफेस पे हमारा कुछ F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है जो एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, देखते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एज आई सेड। देन इनका शेप वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं है कि जो शेप यहाँ पे हमने दिखाया है ऐसा ही हो, ये अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। ठीक है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग्स के साथ है, उन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे कहते हैं, ये मैंने अभी बताया। और क्रिस्टे का जो इनर सरफेस है उसमें F1 पार्टिकल्स प्रेजेंस होता है उनका सरफेस पर ही। ठीक है। जो मैट्रिक्स इनसाइड ये है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यानी क्रिस्टे के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें राइबोसोम्स होता है, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि मैट्रिक्स के अंदर ये 3 चीजें होती हैं। अब इसका क्या जरूरत है याद रखने का? सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे पहली चीज तो वो एटीपी जनरेट करता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन सेकेंड पॉइंट, इसके बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स, यहाँ पे हमने मेंशन किया है राइबोसोम्स एंड डीएनए, और यहाँ तक कि ये सेल्फ डिप्लीकेटिंग है, बाकी सभी ऑर्गेनेल्स मोस्टली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और एक ऑर्गेनेल को छोड़ के, 2 ऑर्गेनेल छोड़ के, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गेनेल, जब सेल डुप्लीकेट होता है तभी डुप्लीकेशन हो सकता है, यानी सेल डिवीजन के वक्त ही डुप्लीकेशन होगा। बट माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डुप्लीकेट हो सकता है, इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। और ये पॉसिबल ही इसीलिए है क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट है। तो ये एक आता है, इसके साथ आपको आता है कि और एक कौन सा ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जिसके पास खुद का डीएनए होता है, और वो आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगी। ठीक है। सी, नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है, लाइसोसोम्स मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। सी, यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है ना। तो ये जो लाइसोसोम्स है यहाँ पर, ये इस तरह का होता है, यानी कि इसके पास होता है एक मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर जो होता है ये होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी चीज को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, फूड मटेरियल को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, सेल को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स को पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब उसमें वाटर ऐड करके ब्रेक कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डाइजेशन, इन सिंपल टर्म्स डाइजेस्ट कर जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे लाइसोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सी देखते हैं क्या क्या है। लाइसोसोम्स आर डार्क स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये मेम्ब्रेन सिंगल है, ठीक है। इसमें मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि आउटर है या इनर है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। These enzymes are capable of digesting or breaking down all organic matters। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो उसको ये आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स इस लाइसोसोम के पास प्रेजेंट होता है और ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही तैयार करता है लाइसोसोम्स को। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, मोस्टली इन एनिमल सेल्स। इसीलिए आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें लाइसोसोम जो है सिर्फ यहाँ पर दिया है एनिमल सेल में। क्या लिखा है, प्लांट्स में हैव लिटिक वैक्यूल्स विच एक्ट लाइक लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल, यानी इनके पास वैक्यूल्स होंगे जिसके अंदर लिटिक एंजाइम्स हो, पर जरूरी नहीं कि वो लाइसोसोम हो। इसके लिए यहाँ पे कहा जाता है कि मोस्टली ये एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। देन इनका फंक्शन क्या है, लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर के जो भी डाइजेशन है उनके लिए, ठीक है। ड्यूरिंग स्टारवेशन और एजिंग, यानी जब सेल को फीड करने के लिए, यानी कोई न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं है, फूड प्रेजेंट नहीं है, वो टाइम पर सेल को डाइजेस्ट कर लेता है ये खुद लाइसोसोम, यानी ये बर्स्ट ओपन होता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को या पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। जब ये स्टारवेशन की वजह से होता है तो ये ऑटोफैजी होता है। और लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो उसको ये कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि सेल हमेशा क्लीन होता है। साथ ही जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स है, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स वेस्ट हो गए हैं, अब वो वर्कआउट नहीं कर सकते, फंक्शंस अपना परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। और जब सेल के मरने का टाइम आ जाता है, यानी कि जब उसकी एजिंग हो जाती है, ओल्ड सेल स्पेसिफिकली, उनको भी जब मरने का टाइम आ जाएगा तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये बर्स्ट ओपन होता है और पूरा का पूरा एंजाइम जो है ना सेल में बिखेर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब सेल में पूरा फैल गया ये एंजाइम्स तो ये सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑटोलिसिस कहते हैं। और क्योंकि इसने खुद को ही खत्म कर दिया इसीलिए इसे हम इन जनरल टर्म्स सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सी नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पे आपको दिखता है, ये देखिए, ये सिर्फ आपके प्लांट सेल्स में, यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना इसी को हम कहते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये दिखता कैसा है। ये ऐसा होता है ग्रीन कलर का। इसके पास भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक, एक्वस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और जो ये पूरा कॉइन्स का जैसा स्टैक लगा हुआ है ये है ग्रानम। और एक एक कॉइन जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है, थैलाकॉइड। और जब ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो ग्रानम है ना, ये ग्रानम, एक ग्रानम जब दूसरे ग्रानम को ज्वाइन होता है तो किसी एक लिंक के थ्रू होता है ना, तो इस लिंक को हम लैमेला कहते हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, या आप कह सकते हो प्लास्टिड्स का। अब इसको हम थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं, लिखेंगे कैसे, है ना। तो अब प्लास्टिड्स क्या होता है, इट द टर्म plastid was given by Haeckel in 1866. Plastid occur in most plant cell and are absent in एनिमल सेल्स। मोस्टली प्लांट सेल्स में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल होता नहीं। ये सिर्फ प्लांट्स के पास होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए। और हमारी बॉडी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती है, इसीलिए हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो प्लास्टिड भी नहीं है, ठीक है। Now, they are spherical and discoidal in shape and are enclosed in double membrane. Inside a plastid, two definite regions are clearly visible, that is grana and stroma. See, जब हम ये देखते हैं तो this is grana और granum, ठीक है। और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आउटर प्रेजेंट होता है अदर देन दिस इज स्ट्रोमा, ठीक है। ये हमने इसमें देखा, ये दो पार्ट्स में क्लियरली डिवाइडेड है। नाउ grana are stacks of membrane bounded flattened discoid sacs containing molecules of chlorophyll. इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स में जो होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सी हमने अभी यहाँ पे देखा था कि एक एक स्टैक
को या एक एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब ये थाइलाकॉइड एक स्टैक में लगता है, ठीक है, तो हम उसको ग्राना कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो थाइलाकॉइड है, जो फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है, एक होमोजेनस मैट्रिक्स है इन विच ग्राना इज एम्बेडेड। एक नॉर्मल सा एक सोल्यूशन है, एक एक्वस फ्लूइड है जिसमें ग्राना एम्बेडेड है। प्लास्टिड कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सी, ये हमारा सेकेंड ऑर्गेनेल, पहला कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन है, प्लास्टिड। इन दोनों के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि दे हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। यहाँ तक कि ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है, तो ये भी सेमी ऑटोनॉमस होता है। और इनके जो कलर्स होते हैं, जैसे अभी हमने बोला क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो जो कलर प्रेजेंट है उस हिसाब से प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्रीन होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स कहा जाता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि एक्सेप्ट ग्रीन बाकी सब कलर इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब कलर के इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कलर करते हैं हमारे फ्लावर्स को कलर करने के लिए, फ्रूट्स को कलर करने के लिए ये क्रोमोप्लास्ट यूज होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। ठीक है, ग्रीन कलर का है। तो ये जो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप करके फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। यानी हम लोग देखते हैं ना, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 H2O एंड सनलाइट के हेल्प से मिक्सिंग होती है और बनता है हमारा C6H12O6। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। जितना सिंपली मैंने बताया इतना सिंपली नहीं होता, ये एक लेंदी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। बट इसके लिए जो है हमारा सोलर एनर्जी, जिसको हम सनलाइट भी कहते हैं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सोलर एनर्जी जो है क्लोरोफिल ट्रैप करता है। और क्योंकि ये फूड सिंथेसाइज कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, नाउ जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये सिर्फ फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है प्रोवाइड कलर टू फ्लावर विच इन टर्न अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो ये चीजें, ये तीनों हमारे जो प्लास्टिड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, उनका फंक्शन हुआ। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल के तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारा ये सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम्स ये सिर्फ आपको मिलेगा एनिमल सेल्स में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसका फंक्शन। सी, सेंट्रोजोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल एंड इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, इसीलिए मैंने आपको ये डायरेक्टली बता रही हूँ। एक सेल के अंदर ही, एनिमल सेल में, यहाँ पे इसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेन्यूल लाइक सेंट्रियोल्स। सी, यहाँ पे जो आपका सेंट्रियोल है वो 2 है, आपको 2 व्हाइट स्टैक्स दिख रहे हैं सेंट्रियोल के, ये है हमारा सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सी, ये है एक सेंट्रियोल एंड ये। अब ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, सी, सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। इनका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं इन एनिमल सेल के डिवीजन में, सेल डिवीजन में। ठीक है, जो सेंट्रोजोम होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो 2 सेंट्रियोल्स हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों सेंट्रियोल्स है, दोनों व्हाइट स्टैक्स है, ये दोनों क्या करेंगे, अलग अलग पोल पे शिफ्ट हो जाएंगे। सी, ठीक है, अब जब ये शिफ्ट होंगे अलग अलग पोल्स पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे। सी, ये हमारा जो दोनों है ना, यहाँ एक इस तरफ तो एक इस तरफ, यानी अलग अलग पोल पे ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ठीक है, poles of animal cell and are involved in the formation of spindle। spindle यानी कि एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे सेल को डिवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। बस इतना आप याद रखिए, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। दे प्रोड्यूस बेसल बॉडीज फ्रॉम विच सीलिया एंड फ्लैजिला अराइज। अभी सीलिया क्या है और फ्लैजिला क्या है, तो कुछ सेल्स स्टूडेंट मूविंग होते हैं, मूव करने के लिए इनको कुछ स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिया होता है इनके आउटर सरफेस पे। तो जो हेयर लाइक छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलिया होता है, और एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा लंबा सा तो वो फ्लैजिला होता है। वो भी आपको अलग अलग
जब आप एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर में आपको सीलिया, फ्लैजिला के भी स्ट्रक्चर्स मैं दिखा दूंगी। तो सीलिया और फ्लैजिला का जो सेल से ओरिजिन है, उस ओरिजिन को बेसल बॉडी प्रोवाइड करता है, सेंट्रोजोम्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल के तरफ, वो है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? तो अभी तक तो हमने क्या देखा था, एक बस वैक्यूल मतलब एक बैग जैसा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जो सेल में प्रेजेंट होता है। सी, ये है वैक्यूल, है ना, जो प्लांट सेल में बहुत बड़ा है और एनिमल सेल में बहुत छोटा सा है। जो वैक्यूल होता है, ये फ्लूइड फिल्ड होता है, इसको हम सेल सैप कहते हैं, फ्लूइड या फिर सॉलिड फिल्ड होगा। ठीक है, सेल सैप होगा और जो कि काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट में वेरी लार्ज होगा, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल इज फिल्ड विद सैप। सैप मैंने कहा ना, ये जो फ्लूइड फिल्ड या सॉलिड फिल्ड है, इसी को हम सैप कहते हैं, विच इज वाटरी। काफी ज्यादा वाटर होता है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अदर मिनरल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब कुछ वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये किस काम में आता है? तो ये फूड, वाटर और अदर सब्सटेंस के स्टोरेज के काम आता है। ठीक है, साथ ही ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, यानी वाटर का ज्यादा स्टोरेज तो नहीं हो, मतलब जैसे वाटर काफी ज्यादा तो प्रेजेंट नहीं है ना सेल में, या फिर बहुत कम तो प्रेजेंट नहीं, अगर कम है तो ये रिलीज कर देगा वाटर, या फिर अगर बहुत ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा वैक्यूल। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है। फिर वैक्यूल क्या करता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल्स को रिजिड बनाना। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि प्लांट सेल काफी ज्यादा हर मौसम में बाहर होते हैं, तो उनको सर्दी, गर्मी, बरसात हर कुछ झेलना होता है, तो भगवान ने उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। एक तो सेल वॉल देख करके, और दूसरा वैक्यूल जो है लार्जर है। क्यों? क्योंकि जब एक्स्ट्रा वाटर अगर प्लांट सेल के अंदर एंटर करता है तो वो पूरा का पूरा वैक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे टर्जिड और रिजिड बनाता है प्लांट सेल को वैक्यूल। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ लास्ट आई गेस दिस इज पेरोक्सिसोम्स, एंड पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं कैसे होते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। देखने के लिए तो काफी सिंपल ही है। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। पेरोक्सिसोम्स, दिस वन, यहाँ पे ये है हमारा पेरोक्सिसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये ग्रीन कलर के, ये पेरोक्सिसोम्स। अब ये क्या काम क्या करते हैं? ठीक है, एक तो ये स्मॉल होते हैं, स्पेरिकल ऑर्गेनेल होते हैं, काफी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और क्या करते हैं? कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए ये काम आते हैं। ये सेल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि सेल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, बस इतना ही इनका इंपॉर्टेंट रोल है पेरोक्सिसोम्स का, दैट इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, पूछिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी और जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब। बाय बाय कहने का टाइम आ रहा है। हम लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं स्टूडेंट्स, और गूगल प्ले पर भी हैं। अगर गूगल प्ले पे पार्थ एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप लाइव लेक्चर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है, उसके साथ आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।